रजिस्टर पे नाम भी लिख देना प्रॉपर। ठीक, दोनों क्वेश्चन पेपर्स का असाइनमेंट सबको ही देना है। बस ये दो ही बच्चे बच रहे हैं जो चाहे तो ना दें, लेकिन ये भी कोई अपने आप में अच्छा स्कोर था बेटा। बोलो बेटा बोलो। हाँ हाँ आ जाओ। अच्छा, ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था। व्हाट इज मीन बाय स्टडी स्टेट? हीट फ्लो बाय कंडक्शन इन केस ऑफ थिक कॉपर बार विद इट्स टू एंड्स मेंटेन टू डिफरेंट टेम्परेचर। ये इतना सारा पार्ट एक नंबर का। एक्चुअल में लैंग्वेज लंबी है, लेकिन सिर्फ उसने स्टडी स्टेट को डिफाइन कराया है। लंबा कर देने से फायदा ये है कि आप अपने वेरिएबल्स चूज करके इसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपने इसमें मार्क्स नहीं ऊपर वाले में लाओ देखिए आपने। On what factors do the amount of heat flowing through the bar depends? Define thermal conductivity। एक नंबर का कंडक्टिविटी हो गई, एक नंबर के फैक्टर्स हो गए 3, और 2 नंबर का हो गया आपका लेवल डायग्राम सर्च एपरेटस का। ठीक है, इंटरनल डिवीजन में होता है ऐसा कई बार। Steady state heat flow conduction means that rate of heat flow throughout the thick copper bar is uniform. Heat flow due to temperature difference. Factors affecting heat: nature of substance, thermal conductivity, area of cross section, length of substance, temperature difference, one mass, ये भी ठीक है। फिर इसके बाद में थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच हीट ट्रांसफर थ्रू द मैटर, ये गलत है। अब इसमें आप कैसे भी कर सकते हो। एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपका फर्स्ट और सेकंड आंसर को ही सपोर्ट कर रहा है। अगर यहाँ हम इसमें 1 नंबर दे देते हैं तो फिर आधा नंबर ये आपका कट जाता है, लेकिन फिर भी आधा नंबर का फायदा हो रहा है। क्या समझे? इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी के लिए आपको फिर इसको दोबारा से डिफाइन करना था फॉर्मूले के बाद। ठीक, तो आधा नंबर बढ़ गया और एक नंबर बढ़ गया और आधा नंबर कम हो गया, तो ये हो गए 18.5। तो एक बार क्लैपिंग बनती है इनके लिए। नाउ लेकिन फिर भी बेटा चॉकलेट तो खिलवा ही देना है ना, थोड़ी सी सर को भी लो। चलिए, बात कर रहे थे हम लोग ऑसिलेशंस की। एक बहुत अच्छी सी यूनिट है और बड़े काम की है। आपको प्रिकॉशन ये रखनी है कि अगर ऑसिलेशंस क्लियर नहीं होगा तो वेव्स में प्रॉब्लम आएगी, और वेव्स अगर क्लियर नहीं होगा तो फिर 12th में ईएम वेव्स में दिक्कत आएगी, ऑप्टिक्स में दिक्कत आएगी, नहीं समझे, और देन आफ्टर कम्युनिकेशन में दिक्कत आएगी। तो लिंक आपको पता लग गया लिंकेज क्या है। ज्यादातर स्कूल्स की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं यहां तक आते आते सामने आ जाती है, क्या कि टाइम कम रह जाता है या एम्फेसाइज नहीं किया जाता, और ये दोनों ही यूनिट्स जो हैं ऑसिलेशंस और वेव्स हवा में उड़ जाते हैं। ठीक, जिन क्या हो जाता है कि ये अपने आप में एक मैनेजमेंट है, पढ़ा सबको ही लेते हैं, फीस सबको ही ले लेते हैं। लेकिन अभी मैं बात देख रहा था पीछे, पता लगा कि आकाश वालों ने कंटिन्यूअस 15 दिन या 20 दिन बच्चों को बुलाया और 1-1 घंटे में 2-2, 3-3 घंटे की क्लास देकर के सिलेबस कंप्लीट कराया 12th का। तो एग्जैक्टली इट इज नॉट प्रॉपर वे। हम 10 दिन के खाने को 1 दिन में नहीं खा सकते, और 1 दिन के खाने को 10 दिन में भी नहीं खाना चाहिए। समझ रहे हैं? तो ये एक स्पेसिंग होती है जो फैक्ट है कि किसी एजुकेशनिस्ट के ही बस का है कि क्या पेसिंग रखनी है और क्या कैसे ड्यू टाइम हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जिसमें हमें बच्चे को ज्यादा भी बर्डन ना देना हो और बिल्कुल फ्री भी नहीं छोड़ना। ठीक, अब इसके बावजूद भी अगर कहीं रिवीजन में या उसमें दिक्कत आती है तो फिर वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। ठीक, 2-4 टर्न की बात समझ में आती है कि भाई इतना लंबा सिलेबस है
तो उसमें 2-4 टन कम हो गए या ज्यादा हो गए, वहां तक तो बात समझ में आ जाती है। लेकिन इस तरह की जो चीजें हैं, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूट हो, मैं हूं या कोई दूसरा बंदा हो या स्कूल हो, कभी भी नहीं होनी चाहिए। ड्यू टाइम सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ना जल्दी और ना लेट, क्योंकि आप दोनों ही चीजों को ये कंपेयर कर सकते हो। ज्यादा खाना खाया तब भी हाथ में खराब होना है, भाई मेरे सिलेबस खत्म करने से थोड़ी कुछ होता है, सिलेबस तो आपको भी साथ साथ खत्म करना है, तभी तो बात बनेगी। और ऐसे ही अगर हमने कम खाया, फ्री घूमते रहे, तभी दिक्कत जी। तो जिन स्कूल्स में प्रॉपर चल रहा है वो तो अच्छे हैं ही, और जिनमें थोड़ा लेट हो रहा है या जल्दी हो गया या ये सब जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। चलिए, ऑसिलेशन जो यूनिट है उसमें सिर्फ 5 मार्क्स का कंटेंट आप लोगों को सीबीएसई का मिलता है, लेकिन इंपॉर्टेंस हम लोग यहाँ डिस्कस कर चुके हैं कि ऑसिलेशंस और वेव्स जो है वो दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ठीक, ऑसिलेशंस को पढ़ने से पहले कुछ प्रीवियस बातें हम लोग पढ़ेंगे, जैसे टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन में सबसे पहले आता है नॉन रिपीटिव। ठीक है, नॉन रिपीटिव में जो टाइप ऑफ मोशन है वो भी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, जस्ट लाइक ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, और दूसरा पढ़ चुके हैं प्रोजेक्टाइल। फिर उसके बाद सर्कुलर मोशन आपने पढ़ा था, तो सर्कुलर मोशन जो है वो नॉन रिपीटिव मोशन में नहीं आएगा। ठीक, नॉन रिपीटिव का मतलब समझ गए होंगे कि अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशंस को बार बार रीगेन नहीं करती तो वो नॉन रिपीटिव है। एग्जांपल के लिए मैं यहां से चलता हूं और आगे चलता चला जा रहा हूं, ट्रांसलेटरी मोशन है, टाइम के साथ साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं, वापस अपनी जो पीछे की पोजीशंस है उनको रिपीट नहीं कर रहा, तो इसे मैं नॉन रिपीटिव मोशन के नाम से जानता हूं। आगे बात, दूसरा हमारा आता है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, देखिए पीरियोडिक मोशन की बात हम लोग करते हैं तो ये भी अपने आप में आसान सा है, नाम से पता लग रहा है कि एक रेगुलर टाइम इंटर के बाद या रेगुलर एक पीरियड के बाद जो मोशन अपने आप को रिपीट करते हैं वो पीरियोडिक मोशन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती है, सब लोग जानते हैं। ठीक है, क्या होगा, हर 24 घंटे में या 23 घंटे 56 मिनट में अपनी पोजीशंस को रिपीट करती है, तो दैट इज पीरियोडिक मोशन। दूसरा ये भी हो सकता है कि सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है, ये भी 364 दिन पर क्या करती है, अपने आप को पोजीशन को रिपीट करती है। ठंड के दिनों में, दिसंबर में जनरली ठंड आती है, सब लोग जानते हैं, मई जून में गर्मी आती है, सब लोग जानते हैं, तो क्या है, ये रिपीटेड मोशन है। ठीक, तो रिपीटेड मोशन का एक बढ़िया एग्जांपल पीरियोडिक मोशन हो सकता है, या उल्टा कह सकते हैं पीरियोडिक मोशन का बढ़िया एग्जांपल। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करना चाहेंगे ऑसिलेटरी मोशन। देखिए, जब कोई बॉडी पीरियोडिक तो है ही, लेकिन वो एक कंप्लीट सर्कल लगाने के बजाय अपनी किसी पर्टिकुलर पोजीशन के टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ या अप एंड डाउन मोशन करती है। बेसिकली अगर मैं इसको देखूं तो ये 3 डायमेंशनल एस्पेक्ट है। ठीक, टू एंड फ्रो का मतलब सीधा सा हो गया एक्स एक्सिस पर, बैक एंड फोर्थ वाई एक्सिस पर, और अप एंड डाउन जेड। ठीक, एक्सिस में अपनी मर्जी से कैसे भी चूज कर सकता हूं, लेकिन बात यहां पर यही है कि अगर कोई बॉडी एक पर्टिकुलर पोजीशन के, जिसको कि हम नाम देते हैं मीन पोजीशन, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ या अप एंड डाउन मोशन करती है, तो उसे हम लोग ऑसिलेटरी मोशन के नाम से। ऑसिलेटरी मोशन में भी अगर अपनी मीन पोजीशन से बहुत ज्यादा दूर कोई बॉडी नहीं जाती, बैक एंड फोर्थ करती है, अप एंड डाउन करती है, लेकिन बहुत ज्यादा दूर नहीं जाती, बिल्कुल वहीं के वहीं करती है, हमें नेक्ड आई से देखने में भी दिक्कत होती है, तो उसको हम लोग एक अलग से नाम दे देते हैं, दैट इज वाइब्रेशनल मोशन। अगर डेफिनेशंस की बात करें तो जब हम लोगों ने मोशन वाला चैप्टर शुरू किया था, काइनेटिक्स शुरू की थी, तो उसमें ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक, बस उसको क्या करना था, हम लोगों को एक तरीके से रिवाइव करना था, याद करना।
ठीक है, चीजें बड़ी छोटी सी हैं, उन्हीं के अंदर हम लोगों को काफी सारा कुछ मिल जाता है। पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन को मैं सेट और सबसेट की फॉर्म में एक बार को बताना चाहूं तो बड़ा आसान सा काम है। देखिए, अगर पीरियोडिक मोशन सेट है, क्या है, सेट, तो ऑसिलेटरी मोशन उसका सबसेट। ठीक, पीरियोडिक मोशन अगर सेट है तो वाइब्रेशनल मोशन उसका सबसेट है। ठीक, यानी जितने भी पीरियोडिक मोशन हैं वो सारे के सारे ऑसिलेटरी होंगे ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन जितने भी ऑसिलेटरी मोशन है वो सारे के सारे पीरियोडिक होंगे ही। इट इज कंपल्सरी, गॉट इट और नॉट इट? अब ऑसिलेटरी मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जांपल की बात करते हैं, और वो एग्जांपल है हमारा सिंपल पेंडुलम। ठीक, चूंकि एग्जांपल की फॉर्म में हम लोग आसानी से चीजों को समझ सकते हैं, इसलिए एग्जांपल हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। हमारे सिलेबस में भी सिंपल पेंडुलम है, तो वो तो अपने आप में टॉपिक तैयार हो ही जाएगा, लेकिन इस एग्जांपल की हेल्प से हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ लेंगे। सिंपल पेंडुलम, देखिए सिंपल पेंडुलम एक तरीके से आइडियल कॉन्सेप्ट है जिसमें सबसे पहले एक रिजिड सपोर्ट आता है। इस रिजिड सपोर्ट की खासियत यह है कि हम इसके ऊपर कितना भी वेट लगाएं, फोर्स लगाएं, मास लगाएं, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। रिजिड सपोर्ट के बाद हम लोग बात करते हैं एक थ्रेड की। जनरली नायलॉन का थ्रेड ये होता है, इनएक्सटेंसिबल होता है, इन इलास्टिक होता है। ठीक है, यानी हम इसके ऊपर अगर वेट लगाएंगे तो ये खिंचेगा नहीं, ठीक, टूटेगा भी नहीं। अगली बात, मास लेस होता है। कैसा होता है? मास लेस, यानी ये जो धागा है इसकी अपना मास जो है वो नेग्लिजिबल होगा। गॉट इट? इसके बाद इसके दूसरे एंड से हम लोग हाईली सिमेट्रिक हैवी डेंसिटी, हाईली सिमेट्रिक में स्फीयर सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि उसका जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो बहुत सारे हो सकते हैं। हाईली सिमेट्रिक का मतलब एक ऐसी बॉडी जिसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री बहुत सारे हों, हाईली सिमेट्रिक कहलाती है। अब ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग जो है वो इस एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है, ठीक है, लेकिन कोई दूसरा एक्सिस नहीं मिलता जिसके अलोंग ये सिमेट्रिक हो। अब मैं अगर बात करूं इस मार्कर की, तो मार्कर किसी भी एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, ये जो पेन का ये क्या है, इसको कैप बोलते हैं, तो कैप के सेंटर से अगर मैं एक एक्सिस ऐसे ले लूं तो सिमेट्री एक्सिस एक मिलता है। कैप हटा दूं तो शायद दो मिल जाएंगे। अब ऐसे अगर काटूं नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर का पोर्शन अलग तरीके का है, नीचे का अलग है। ठीक, ऐसे अगर मैं बात करूं किसकी, किसी प्लेट की, खाना खाने वाली प्लेट की, तो उसमें भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री मेरे को कई सारे मिलते हैं, लेकिन वो टू डायमेंशनल होने की वजह से एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं। यानी स्फीयर में सबसे ज्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री होते हैं। कोई भी लाइन ले लो जो उसके सेंटर से पास होती हो वही उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। गॉट इट? तो हाईली सिमेट्रिक बॉडी का मतलब समझ में आ गया। जब भी नाम आता है हाईली सिमेट्रिक, आपको सीधे से कहना है क्या, स्फीयर। हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी का मतलब वॉल्यूम कम से कम हो, मास ज्यादा से। ठीक, आगे कुछ बातें और भी हैं। क्या हमने यहां किसी भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को नेग्लेक्ट किया हुआ है, यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कोई काम नहीं कर रहा, ऐसा हम मानते हैं। जैसे एयर का विस्कस ड्रैग हो सकता है, एयर का अपथ्रस्ट हो सकता है। ठीक, ये जो थ्रेड हम लोगों ने लिया है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी या इलास्टिसिटी की वजह से कुछ लॉसेस हो सकते हैं, तो उन सारे लॉसेस को हम लोगों ने नेग्लेक्ट किया हुआ है। अब ये बन गया हमारा सिंपल पेंडुलम। गॉट इट? जब बात आती है सिंपल पेंडुलम की लेंथ की, तो ध्यान रहे सिंपल पेंडुलम की लेंथ जो है वो इसके सेंटर से मेजर की जाती है, और सेंटर भी कौन सा, सेंटर ऑफ मास।
या सेंटर ऑफ ग्रेविटी? बोलो कौन सा? जी नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, जो लेंथ हम लोगों को मेजर करनी है वो कहां से मेजर करनी है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब ऑब्वियसली है क्या, जब मैंने आइडियल पेंडुलम लिया है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही जगह पे लाई करेंगे, लेकिन बाय द वे मैं आइडियल पेंडुलम नहीं लेता, तो उसमें सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग हो सकते हैं, तो उस स्थिति में मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कंसीडरेशन में ले। ये बात समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत? लेंथ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कहां से लेनी है? आपके यहाँ एक एक्सपेरिमेंट भी है, यहां भी कराएंगे, स्कूल में अगर आप करते हैं तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि आपने लेंथ जो है बॉब तक लेनी है, इसको बोलते हैं बॉब, और फिर बॉब की रेडियस आपको इसमें ऐड करनी है। गॉट इट? चलिए अब आगे की बात करते हैं। आगे अगर मैं बात करूं किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, चाहे वो मून का ग्रेविटेशनल फील्ड हो या अर्थ का हो, किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर इसके स्टेबल इक्विलिब्रियम की मैं बात करूं तो ये कहां रहना पसंद करेगा? यहां, 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 यहां या यहां? एग्जैक्टली मीन पोजीशन पे। क्यों रहने की कोशिश करेगा मीन पोजीशन पे? सर क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। हाँ, मनांशु का आंसर सबसे ज्यादा सटीक और सबसे बढ़िया है। कोई भी बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर स्टेबल इक्विलिब्रियम तभी अटेन करती है जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। ठीक है, यह एग्जांपल भी हमने बताया था कि भाई हम खड़े हैं, वो भी पंजे के बल, तो कोई भी धक्का देके गिरा देगा। वर्क पावर एनर्जी में बताया था ना, अगर हम बैठे हैं तो गिरने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, और अगर हम लेटे हुए हैं यानी पहले से ही गिरे हुए हैं तो कौन गिरा पाएगा? तो एग्जैक्टली लेटने का मतलब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अर्थ की सरफेस के नजदीक है, या हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम है, इसलिए वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ठीक, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको समझ में आ गई। अब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इसी में जो इसकी पोजीशन है, इस पोजीशन को कहते हैं हम लोग मीन पोजीशन। कौन सी? मीन पोजीशन। तो अब देखो, समझ में अगर चीजें आ जाएं और आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय मीन पोजीशन, तो आप बताओगे क्या? इन ए ऑसिलेटरी बॉडी ए पोजीशन एट विच potential energy is minimum and it is in stable equilibrium is termed as mean position। कितनी सारी चीजें हो गई, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हो गया, पोजीशन का कॉन्सेप्ट हो गया, स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। गॉट इट? अब आपने क्या किया साहब, कोई एक्सटर्नल फोर्स हमने इसके ऊपर लगाया। एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कौन लगाएगा? कोई बाहर की बॉडी लगाएगी। एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया, और डिस्प्लेस करके सपोज यहां पे हम इसको ले आए। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स का कौन सा समझ में आ गया? हम इधर ले जाएं, पीछे ले जाएं, आगे ले जाएं, कहीं भी ले जाएं, वो तो फिर ऑसिलेटरी बॉडी में हम पढ़ ही चुके हैं कि बैक एंड फोर्थ, अप एंड डाउन, या कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या होगा, अगर हम देखें तो नो डाउट इसकी हाइट कुछ बढ़ गई, हाइट कुछ बढ़ गई तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कुछ स्टोर हो गई, पोटेंशियल स्टोर हो गई, तो अब क्या होगा, इसको छोड़ने पर ये वापस यहीं आने की कोशिश करेगा। क्यों वापस आने की कोशिश करेगा? क्योंकि इसकी अपनी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि कोई भी बॉडी अपने आप के मीन पोजीशन पर या स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर आने की कोशिश करती है, या अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। हैव अ डाउट? तो अगर मैं यहां से इसको छोड़ दूंगा तो ये यहां पे वापस आ जाएगा। ठीक, अब नो डाउट एक फोर्स यहां पे काम कर रहा होता है जो ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन काम करता है, इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग यानी अपनी मीन पोजीशन को रीस्टोर करने वाला फोर्स जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रीस्टोरिंग। तो ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स इज टुवर्ड्स देयर मीन पोजीशन। ये बात समझ में आ गई? रीस्टोरिंग फोर्स क्लियर हो गया। चलिए
अब साहब इस रीस्टोरिंग फोर्स की इन्फ्लुएंस में ये बॉडी यहां पे आ गई। हुआ क्या, अगर इसमें एनर्जी कंजर्वेशन की बात मैं करूं तो यहां जो पोटेंशियल एनर्जी इसने एक्वायर की थी वो यहां तक आते आते काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी तो इसके अंदर अपनी एक वेलोसिटी होगी। मास इसका हमने पहले से लिया ही है, इसका मतलब इसमें इनर्शिया ऑफ मोशन डेवलप हो जाएगा। उस इनर्शिया ऑफ मोशन की इन्फ्लुएंस में ये अपनी मीन पोजीशन से आगे निकल जाएगा। ठीक है, आगे पहुंच गया तो एक ऐसी कंडीशन मिलेगी जहां पर जो काइनेटिक एनर्जी थी वो पूरी की पूरी इसकी अगेन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। बोलो, अब फिर वही हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी इसकी बढ़ गई तो ये वापस मीन पोजीशन पर जाने की कोशिश करेगा। बोलो, मीन पोजीशन पर जब जाएगा तो फर्दर क्या होगा, इसमें हाँ बिल्कुल मोशन ऑफ इनर्शिया डेवलप हो जाएगा होगा। जब मोशन ऑफ इनर्शिया डेवलप हो चुका होगा तो फिर उधर जाएगा। यानी ये अनलिमिटेड टाइम तक ऐसे ही अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा और इसके मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन के नाम से जानते हैं। अब अगर मैं माइन्यूटली इस मोशन को ऑब्जर्व करता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि देखिए एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन, जो अंदर की तरफ एरो वाले मोशन है ये ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स हो रहा है, ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स। लेकिन जो मीन पोजीशन से बाहर की तरफ वाले मोशन है इनमें रीस्टोरिंग फोर्स तो जाने से रोकेगा। फिर कौन लेके जा रहा है, कहीं ना कहीं इनर्शिया। अगर बॉब का मास ना हो, इनर्शिया इसमें ना हो तो ये जाएगी नहीं। भाई मीन पोजीशन पे वेलोसिटी इसने अटेन कर ली थी, मोशन ऑफ इनर्शिया इसके अंदर था, तभी तो एक्सट्रीम पोजीशन पे गया था। तो कोई भी ऑसिलेशन जब होता है तो उसका दो कॉन्सेप्ट हम लोगों को कंसीडरेशन में रखना होता है। क्या, एक तो रीस्टोरिंग फोर्स जिसको कुछ लोग स्प्रिंग फोर्स के नाम से भी जानते हैं, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। और दूसरा इनर्शियल फोर्स या इनर्शियल फैक्टर जिसकी वजह से ये मीन पोजीशन से दूर जाने की कोशिश करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब हम लोग कुछ बात और करना चाहेंगे। पहली बात हम ये करना चाहेंगे कि मीन पोजीशन से जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसने लिया है इसको बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। एम्पलीट्यूड के बाद में आता है टाइम पीरियड। एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जो टाइम लगेगा उसे हम लोग जानेंगे टाइम पीरियड के नाम से। एक कंप्लीट ऑसिलेशन क्या है, कंप्लीट ऑसिलेशन मान लीजिए आप सेंटर से एक्सट्रीम गए, एक्सट्रीम से सेंटर आए, सेंटर से फिर दोबारा एक्सट्रीम गए और एक्सट्रीम से फिर सेंटर पे आ गए, तो इस पूरे को बोलते हैं हम लोग वन कंप्लीट ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं, वन कंप्लीट ऑसिलेशन। तो वन कंप्लीट ऑसिलेशन में जो टाइम लगेगा उसे हम लोग टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के नाम से जानेंगे या सिर्फ टाइम पीरियड कहेंगे और कैपिटल टी से डिनोट करेंगे और यूनिट इसकी होगी क्या, सेकंड। एम्पलीट्यूड सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका यूनिट होगी क्या, मीटर। और डिनोट करेंगे इसको किससे, स्मॉल ए से। अलग अलग बुक्स अलग अलग कर सकती हैं लेकिन जनरली ए से करते हैं, स्मॉल ए से। गॉट इट और नॉट इट। टाइम पीरियड के बाद हमारा फिर कॉन्सेप्ट आता है फ्रीक्वेंसी। क्या, फ्रीक्वेंसी। एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय न्यू। ये क्या है, न्यू। न्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन कैपिटल टी। ये हो गया सेकंड इनवर्स
या आप कहेंगे इसको हर्ट्ज। अगर मैं इसकी डिफाइन देना चाहूं तो फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, या मैं कहूं फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। दोनों में से कौन सी अच्छी है? सेकेंड वाली। हर डेफिनेशन या हर डेरिवेशन या हर फॉर्मूले में जितने ज्यादा कांस्टेंट्स होंगे, जितना डिपेंडेंट क्वांटिटी कम से कम होंगी, उतनी वो अच्छी मानी जाती है। तो ये कहना फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, यानी कि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंडेंट हो गई, तो मुझे ऐसी डेफिनेशन से बचना चाहिए। मुझे क्या कहना चाहिए? द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। ठीक है, वो क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फंडा क्लियर हो गया? कहीं कोई समस्या तो नहीं है? तो भाई टाइम पीरियड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई, एम्पलीट्यूड हो गई। एक बात और, क्या डिस्प्लेसमेंट, बड़ी आसान सी बात है। डिस्प्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो है इंस्टेंटेनियस। क्या? इंस्टेंटेनियस। समझिए, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर अगर ये बॉब मेरा यहां है तो इसे मैं कहूंगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 से एम्पलीट्यूड के बीच में कुछ भी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट नाम से ही पता लग रहा है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें बताना होगा कि मीन पोजीशन से कितना दूर और किस तरफ। भाई टू एंड फ्रो है तो टू की तरफ या फ्रो की तरफ, अप एंड डाउन है तो अप की तरफ या डाउन की तरफ, मीन पोजीशन से कितना दूर। आर यू गेटिंग दैट? तो ये कॉन्सेप्ट है किसका? डिस्प्लेसमेंट का। जनरली डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय x और मे बी y। अब कब x यूज करेंगे, कब y? चलो z भी ले लेते हैं। x एक्सिस पे मोशन हो रहा है तो x, y एक्सिस पे हो रहा है तो y, और z एक्सिस पे हो रहा है तो z। ये बात समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? फर्दर इसकी यूनिट की जो बात होगी वो भी क्या होगी? मीटर होगी। ठीक है। सम मोर वेरिएबल्स में यहां आता है एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखो दोनों को ही ओमेगा से डिनोट करते हैं, ध्यान से समझ लें ऐसे। एंगुलर वेलोसिटी एज वेल एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों को ही ओमेगा से डिनोट करेंगे। 2 पाई ओवर कैपिटल टी, 2 पाई ओवर कैपिटल टी, इस तरह का फॉर्मूला होता है। अभी मैं इसको रिफाइन करूंगा। ये सिर्फ मैंने इसलिए लिखा है जिससे कि यूनिट निकाल सकूं। रेडियन पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? Exactly whenever you are going for angular velocity, omega that is equals to d theta over dt. And whenever you are going for angular frequency, then you have to go for theta over d. और here theta is 2 pi. ये दोनों में विशेष रूप से अंतर है। ठीक है। जब भी आप एंगुलर वेलोसिटी की बात करोगे तो दैट मस्ट बी ए इंस्टेंटेनियस कॉन्सेप्ट, एक स्मॉल ड्यूरेशन के लिए। जब आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करोगे तो ये अपने आप में एक कंप्लीट साइकिल के लिए हो। यूनिट दोनों की सेम है, फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन दोनों में अंतर है। ये बात समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत? चलिए एक दो वेरिएबल हम लोग यहां पे और भी कंसीडरेशन में लेते हैं। जैसे एक वेरिएबल यहां आता है वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी क्या है? जब मैंने यहां डिस्प्लेसमेंट की बात की, किसी भी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की बात की, सपोज मैं बाई करता हूं, तो अगर मैं इसको dy ओवर dt कर दूं तो ये इसकी वेलोसिटी आ गई। बोलो, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। यहीं से मेरा बॉब जब चल रहा होगा तो कभी इसकी स्पीड ज्यादा होगी, कभी कम होगी, कभी इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, इसका मतलब एक्सेलरेटेड मोशन होगा।
एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो मैं यहां से एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट भी ले सकता हूं, दैट इज dv ओवर dt, या मैं इसको लिख सकता हूं dv की जगह पर मैं इसकी वैल्यू डालूंगा, दैट इज dy ओवर dt. Also we may write it d2y over dt square, that is acceleration. ध्यान रहे यहां जो एक्सीलरेशन है वो कैपिटल A से डिनोट किया जाता है. ठीक, तो ये कुछ टर्म्स थे जो हमारे रिलेटेड थे किससे, ऑसिलेटरी मोशन से. क्लियर? चाहेंगे तो एक दो टर्म और भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी, जैसे पोटेंशियल एनर्जी. अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई जिस समय ये मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होगा या अपनी एम्पलीट्यूड वाली कंडीशन पे होगा तो इसकी हाइट ज्यादा होगी, हाइट ज्यादा होगी तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी. उस पोटेंशियल एनर्जी को P कह दिया मैंने. निकालने के तरीके अलग होंगे, बता देंगे कैसे होंगे. काइनेटिक एनर्जी, जब ये मोशन में होगा तो इसकी अपनी कुछ वेलोसिटी होगी या स्पीड होगी, तो उस स्थिति में इसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी भी होगी. ठीक, तो हमने यह सबसे आसान एग्जांपल जो लिया वो सिंपल पेंडुलम का लिया ऑसिलेटरी मोशन के लिए. अब कोई भी ऑसिलेटरी मोशन हो उसमें पैरामीटर्स हमारे यही रहेंगे, फॉर्मूले निकालने की बात एज इट इज रहेगी. पहला तो यही बढ़िया एग्जांपल है, क्या कि हम झूला झूल रहे हैं, झूला है. दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, स्प्रिंग का हो सकता है साहब. कि आपने क्या किया, कोई हेलिकल स्प्रिंग ले ली और उस हेलिकल स्प्रिंग में ये देखो भाई, ये आपने ली हेलिकल स्प्रिंग और इसको एक बार ऑसिलेट करा के छोड़ दिया, तो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल इससे कोई फर्क नहीं है, ऑसिलेशंस तो ऑसिलेशंस है. ठीक है, इसी स्प्रिंग को मान लीजिए मैंने ऐसे करके छोड़ दिया तो ये ऐसे भी ऑसिलेट कर दिया, तो स्प्रिंग के ऑसिलेशंस क्लियर हो गए, सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेशंस क्लियर हो गए. ठीक है, और बढ़िया सा एक एग्जांपल ले लेते हैं. क्या, एक यू ट्यूब ले लो, वो वाली नहीं जो समझ रहे हो. ठीक है, इसमें कोई भी डेंस लिक्विड, नॉन विस्कस लिक्विड भर दो. ठीक, और इसकी एक साइड को कंप्रेस करो, यूट्यूब की नहीं लिक्विड की, तो क्या होगा, ये लिक्विड इधर यहां तक चला जाएगा, यहां तक आ जाएगा. अब इसको छोड़ दो तो ये ऐसे 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 करके ऑसिलेट करता रहेगा. बोलो, और भी ऑसिलेशंस के एग्जांपल बहुत अच्छे से हैं. आपने सेब खरीदे किसी वेंडर से, लगभग बराबर हो गए, अब उसको हल्का सा ऐसे करके छोड़ दो, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर, ऐसे होता रहता है. बैलेंस. तो ये सब ऑसिलेशंस के ही एग्जांपल है. ठीक है, और बढ़िया सा एग्जांपल ले सकते हो. क्या ले सकते हो, ये आप जो है कोई एक कंटेनर ले लो और इस कंटेनर में एयर टाइट पिस्टन लगा दो और इसके अंदर कोई भी गैस भर दो. ऋषिका बेटा, कोई भी गैस हमने इसमें भर दी और इसको थोड़ा सा कंप्रेस किया और कंप्रेस करके छोड़ दिया. इस पिस्टन का अपना मास है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर बात कर रहे हैं तो वेट भी होगा, तो ये ऐसे 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 करके क्या करता रहेगा, ऑसिलेट. ठीक, चलिए साहब, पंखा चलाया स्विंग मोड पर, ये भी ऑसिलेशंस है. ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया. तो ये सब एग्जांपल हैं किसके, ऑसिलेटरी. समझ आ गई बात, नहीं आई, आ गई. चलिए, तो ये तो थी आसान बातें. अब आसान बातों से ऊपर उठ के थोड़ा सा हम लोग काम करना चाहेंगे और वो हमारा काम होगा पीरियोडिक फंक्शन. पीरियोडिक मोशन तो समझ में आ गया, एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद, राघव, एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद जो मोशन रिपीट होते हैं, तुम तीनों लोग हैवी हैवी एक ही सीट पे बैठ जाते हो, फिर करते रहते हो.
अरे थोड़ा देख के बैठा करो। चलो हंसने की बात नहीं, खाते पीते घर के बच्चे हैं, नजर लगाओगे। अब देखो सुनो, बस आवाज नहीं। अभी तक जो बात थी वो सारी की सारी थ्योरेटिकल थी, कॉन्सेप्चुअल थी, क्यों और कैसे थी। लेकिन अगर इसे रिप्रेजेंट करना चाहते हो, अच्छा भाई मुझे भी बता दो क्या बात है, कुछ खास बात? यहाँ से बात ज्यादा आ रही है। ये दो बेंच हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। बेटा क्या बात है? अच्छा पीछे से आ रही है। हाँ बेटा पीछे से क्या आ रही है? पढ़ा ले, मन है पढ़ने का? नहीं है तो बता देना, खेलना शुरू कर देंगे। चलो, अगर ये सारी चीजें मुझे रिप्रेजेंट करनी हो तो कहीं ना कहीं एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, और वो लैंग्वेज में यूज करता हूं मैथमेटिक्स। ठीक, तो मैथमेटिकली इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कुछ टर्म्स और चाहिए, जिसमें एक टर्म आता है पीरियोडिक फंक्शन। अब देखो पीरियोडिक फंक्शन को अगर आप डिफाइन करना चाहते हो या तो मैथ्स में जाओ, वरना तो मेरी तरफ से बड़ा आसान सा है, कोई भी ऐसा फंक्शन जो पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट कर सके, पीरियोडिक फंक्शन। या उल्टा भी कह सकते हैं, कोई भी ऐसा मोशन जो पीरियोडिक फंक्शन से रिप्रेजेंट हो सके, पीरियोडिक मोशन। आर यू गेटिंग नॉट? ठीक, यानी कि अगर मैं इसको डायरेक्टली कहूं पीरियोडिक मोशन या पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं, तो पीरियोडिक फंक्शंस आर दोज फंक्शंस repeats their values after a certain interval। ठीक है, चाहे वो इंटरवल टाइम की फॉर्म में हो, चाहे वो इंटरवल लेंथ की फॉर्म में हो, व्हाटएवर सो। अब इसमें जब पीरियोडिक फंक्शंस की बात हम लोग बात करें तो दो फंक्शन मेरे को समझ में आते हैं, एक साइन फंक्शन और एक कॉस फंक्शन। मान लीजिए मैं साइन थीटा लिखता हूं या कॉस थीटा लिखता हूं, तो दोनों को ही पीरियोडिक फंक्शन कहता हूं। ठीक है, क्यों कहता हूं? मुझे अच्छे से पता है साइन थीटा की सारी वैल्यूज मैंने पढ़ ली, -1, 0, +1 इसी के बीच में आती है, ना तो +1 से ज्यादा कभी होती और ना ही -1 से कम। ऐसे ही जब कॉस की बात करता हूं तो +1, 0 और -1 के बीच में आती है। इसका मतलब ये दोनों ही फंक्शन कैसे हैं? पीरियोडिक। ठीक है, इसके अलावा जस्ट लाइक मैं tan की बात करूं, कोसेक की बात करूं, सेक की बात करूं, सारे इनफाइनाइट तक जाते हैं। जब इनफाइनाइट जाते हैं इसका मतलब दे आर नॉट रिपीटिंग देयर वैल्यूज। जब नॉट रिपीटिंग है तो वो हमारे पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। ठीक, तो देखिए कोई बच्चा ये कहता है फंक्शंस व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द टर्म्स ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा टर्म्ड एज पीरियोडिक फंक्शन। तो ये डेफिनेशन गलत नहीं कही जा सकती, लेकिन सही भी नहीं। सही क्यों नहीं है? क्योंकि फिर दोबारा से मैं रिप्रेजेंटेशन में किसी चीज का सहारा ले रहा हूं। ठीक है, और गलत इसलिए नहीं है क्योंकि फैक्ट है कि भाई ऐसे सारे फंक्शन जो साइन और कॉस के टर्म्स में रिप्रेजेंट किए जा सकते हो क्या कहलाते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। गॉट इट? अब देखो यही आपकी एनसीईआरटी में 5-6 क्वेश्चन दे रखे हैं, और उन 5-6 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन 100% आपके यहाँ आता है। ठीक है, वो चेक कराता है कि पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं है। जैसे मैं एक आसान सा क्वेश्चन करके दिखाता हूं, मुश्किल वाले तुम लोग कर लेना। ठीक है, देखो भाई मैं यहां लिखता हूं y = a sin थीटा, और मैं चेक करना चाहता हूं इज इट ए पीरियोडिक फंक्शन और नॉट। पता तो मुझे है ये, लेकिन चेक कैसे करूंगा ये समझने वाली बात है। ठीक, कहीं ना कहीं डायमेंशन की हेल्प से पीरियोडिसिटी थोड़ी ना चेक हो जाएगी। डायमेंशन की हेल्प से सिर्फ ये पता लग सकता है कि ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं।
पीरियोडिसिटी चेक करने के लिए दूसरा तरीका है, अभी एक्सप्लेन करते हैं, हम लोग समझाते हैं। उससे पहले लगे हाथ ये भी समझा दें कि इक्वेशन आई कहां से। ठीक है, मान लीजिए कोई एक पीरियोडिक मोशन हो रहा है, किसी सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे कोई पार्टिकल चक्कर लगा रहा है। ठीक है, सपोज जहां t इक्वल टू 0 था, ये इसकी मीन पोजीशन थी। अब ये यहां से चला, t इक्वल टू स्मॉल t हो गया, और ये पार्टिकल सपोज यहां पहुंच गया। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन है भाई। क्यों? क्योंकि एंगल की मेजरमेंट हम लोग एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। तो जब तक वो आपसे ना कहे तब तक आपको हर पीरियोडिक मोशन एंटी क्लॉकवाइज ट्रीट करना है। अगर वो कहता है तब तो मजबूरी है फिर। ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज ट्रीट करना है। ये सब पहुंच गया यहां, ओरिजिन से एक्सट्रीम पोजीशन जो मेरी हो सकती है वो यही हो सकती है, इससे ज्यादा दूर तो हो ही नहीं सकता। ये पार्टिकल रेडियस से ज्यादा दूर थोड़ी हो जाएगा, बोलो। तो ये हो गया इसका एम्पलीट्यूड ए। सेंटर पर सबटेंड होने वाला एंगल हो गया थीटा। अब जरा मैं प्रोजेक्शन की बात करता हूं, इसका प्रोजेक्शन डालता हूं इस पे। ये एक्स एक्सिस ले लेता हूं, ये वाई एक्सिस ले लेता हूं। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो प्रोजेक्शन है इसको मैं वाई से रिप्रेजेंट करूंगा, परपेंडिकुलर हाइपो एंगल, बोलो। तो यहां से मैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपो इक्वल्स टू साइन थीटा लिख सकता हूं या नहीं? yes, मैंने क्या गलत लिख दिया, y इक्वल्स टू a साइन थीटा लिख दिया, तो बोलो। तो ये इक्वेशन कहीं आसमान से नहीं आती, बड़ी आसान सी इक्वेशन है हम लोगों को। अच्छा, ये घड़ी गलत चली है क्या? यस सर। देखो जरा टाइम देखो। हाँ, तो अभी तो टाइम है हमारे पास 15 मिनट का। क्या बेटा, 8 बजे तक तो क्लास मान के चला करो, मजा आता है। अभी तो पढ़ाने में मजा आया, आपको पढ़ने में नहीं आया क्या? नहीं आया? क्यों नहीं आया ये बता दो। चलो कोई बात नहीं, आज बिना मजे के पढ़ लो, कुछ काम है जो करने पड़ते हैं ऐसे। अब जरा ये प्रोजेक्शन हम लोग यहां देखें, इस प्रोजेक्शन को कहेंगे x। क्या कहेंगे? x। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं x इक्वल्स टू a cos थीटा, लिख सकता है या नहीं? अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो, भाई आवाज नहीं, तो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी लिखा जा सकता है या नहीं? बोलो। पूरा घूमने में टाइम लगता हो कैपिटल टी, तो मैं इसको 2 पाई ओवर कैपिटल टी स्मॉल टी लिख सकता हूं या नहीं? अब मैं आपकी गुस्ताखी के लिए आपको सजा भी दे सकता हूं, इसलिए सर इसका पैर नाच रहा है। किसका पैर नाच रहा है? सर बहुत आगे आ गया पैर। कोई बात नहीं बेटा, अगली क्लास से ना आप सबसे आगे वाले रूम में बैठेंगे, मैं देखूंगा यहाँ। ठीक, कैसे पहुंच जाएगा वहां तक? अच्छा, थोड़ी होशियार बच्ची है, नाम रोशन करेगी घर का। कोई बात नहीं, अभी इसको देखो बेटा, y इक्वल्स टू a sin थीटा। अब क्या हो रहा है? ये वाला तो करी लो टॉपिक पूरा, मत पढ़ना आगे, कोई बात नहीं। हाँ, y इक्वल्स टू a sin थीटा, y इक्वल्स टू a cos थीटा। अब जरा इसी इक्वेशन को मैं कन्वर्ट करता हूं, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, या y इक्वल्स टू a sin 2 पाई ओवर कैपिटल T स्मॉल t, या y इक्वल्स टू a sin 2 पाई न्यू स्मॉल t। वेरिएबल डेफिनेशन, a एम्पलीट्यूड, 2 पाई कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी, t इंस्टेंटेनियस टाइम। क्या है? इंस्टेंटेनियस टाइम। अगेन कैपिटल T टाइम पीरियड, बाकी इंस्टेंटेनियस टाइम, एंगुलर वेलोसिटी, नॉट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज एंगुलर, दैट इज फ्रीक्वेंसी
और यू में से लीनियर फ्रीक्वेंसी। अगर वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी कहता है तो न्यू से मतलब है, लीनियर फ्रीक्वेंसी कहता है तब भी न्यू से मतलब है। गॉट इट? चलिए अब हम लोग बात करना चाहेंगे इसकी पीरियोडिसिटी चेक करने की कि भाई ये फंक्शन हमारा पीरियोडिक है या नहीं है। तो पीरियोडिसिटी चेक करते हैं हम लोग यहां इस वाले स्टेप पे। सबसे आसान कैसे, मैं पहले लिखता हूं y at t is equals to a sin 2 pi over capital T small t। y कहां पर? स्मॉल t टाइम पर। ठीक है, अब पीरियोडिसिटी का मतलब t प्लस कैपिटल T यानी आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल मैं ये वैल्यू निकालता हूं तो ये आ जाता है a sin 2 pi ओवर कैपिटल T स्मॉल t प्लस कैपिटल T। इसको सॉल्व करते हैं। a sin 2 pi बाहर ले लो, स्मॉल t कैपिटल T प्लस कैपिटल T। जल्दी बोलो। दैट इज इक्वल्स टू a sin 2 pi ओवर कैपिटल T स्मॉल t प्लस 2 pi। जरा देखो ध्यान से, साइन थीटा और साइन थीटा प्लस 2 पाई दोनों की वैल्यू सेम होती है या नहीं? सिर्फ ये बताओ, बोलो। साइन थीटा और साइन थीटा प्लस 2 पाई की वैल्यू सेम होती है या नहीं? फिर तो हो गई बात हमारी प्रूफ। तो नेक्स्ट स्टेप पे मुझे क्या करना है? कुछ नहीं, मुझे सिर्फ ये लिखना है दैट इज इक्वल्स टू a sin 2 पाई ओवर कैपिटल T स्मॉल t और यहां लिखना है हेंस प्रूव्ड दिस फंक्शन वाज पीरियोडिक, या कह सकते हैं दिस इज ए पीरियोडिक। और ये बात जो है वो सिर्फ कैपिटल T के लिए नहीं है, अगला जो पीरियड आएगा वो आएगा 2t पर, 2t पे आएगा तो ये 2t, बोलो, फिर वही पहुंच गए। फिर उससे अगला आएगा 3t पर, 3 से मल्टीप्लाई करो 6 पाई हो गया, 4 से करो 8 पाई हो गया। तो पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिसिटी चेक करना आगे कैसे करेंगे? अभी हम लोगों ने जो पीरियोडिसिटी चेक की है वो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम की है, इसको ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ भी कर सकते हैं। ठीक, आप लोगों ने पीरियोडिक फंक्शन शायद मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, एक 4 ईयर सीरीज पढ़ी होगी, पढ़ी भी नहीं पढ़ी? पढ़नी पड़ेगी जिनके पास मैथ्स है। ठीक है, जब पढ़ोगे हैं क्या होती है? अरे अभी रहने दो, बस यही होती है सर। इसमें हम लोग जो है ना टी की वैल्यू रख करके आगे बढ़ाते हैं तो एक रेगुलर पैटर्न मिल जाता है। ऐसे ही जब हम लेंथ की वैल्यूज को आगे बढ़ाते हैं तो रेगुलर पैटर्न मिल जाता है। कोई बात नहीं, जिन लोगों के पास में दिनेश या प्रदीप है वो लोग अगर चाहेंगे तो इसको देख सकते हैं, उसमें दे रखा है। ठीक, बाकी आपको चेक करना आना चाहिए। मैथमेटिक्स का काम है सारा का सारा, फिजिक्स का इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन चूंकि आपने शायद अभी मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ा या कुछ बायो वाले बच्चों के पास मैथ्स नहीं होता तो इसलिए मैंने इसको करा दिया। ठीक, कुछ क्वेश्चंस मैं टिक करा रहा हूँ पीरियोडिसिटी चेक करने के लिए, वो आपको घर से जाकर के हिट करने हैं। हो जाएंगे अच्छी बात है, वरना तो मेरे से यहाँ पे आके शेयर कर लेंगे। बीच बीच में ये क्वेश्चन डाले हुए हमने। एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 537। क्या हुआ? एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 537। एग्जाम्पल 3 दोनों ही एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और अगर भगवान ने चाहा तो इन्हीं दोनों में से तीनों में से क्वेश्चन आ जाता है। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 एंड 538 में वर्कआउट प्रॉब्लम। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन आप लोगों को करके लाने हैं। पीरियोडिसिटी के लिए चेक करना है, नहीं यही बात है मैं। और यहां तक पढ़ के आना